सर, वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राम राजभर, खेर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल से बच्चों। आज हम लोग ज्योमेट्री के सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम की समीक्षा करने वाले हैं बच्चों। इसके पहले भी हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था, उसके पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम की समीक्षा की थी और उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से सब कुछ बताया था कि इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और उसको हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या गलतियां आप लोग एग्जाम में करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियां जब आप करते हो तो आपके मार्क्स लूज होते हैं। और आप जब इतना मेहनत करते हो, इतना मेहनत करने के बाद में और जब उसका प्रेजेंटेशन आप पेपर में नहीं कर पाते हो, ओके, तो आपके मार्क्स लूज होते हैं, तो वो सारा मेहनत हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, मैं आगे अभी और भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल आज मैं बताता हूँ। मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर से, जो कि आपको बताया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम में दो सर एक्सरसाइज है और सिर्फ राम एक सर ही एक्सरसाइज। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक दूर रखिए। हाँ, नॉइज आ रहा है पाइथागोरस। इसमें। हाँ, पाइथागोरस। अभी सर हाँ आवाज अब आ रही ठीक। है बराबर? हाँ अब बराबर है। ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सवाल और हैं जो मैं आगे मैं कंटिन्यू करता हूं मैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में काफी कुछ मैंने इसमें बताया था। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज 2.1 के छठे सवाल से मैं आपको बताता हूं मैं कि कौन से सवाल, ये सवाल इस टाइप के आते हैं और इसको हमें कैसे कैसे सॉल्व करते रहना है, ठीक है, और इसका प्रेजेंटेशन हम बोर्ड पेपर में कैसे करेंगे जिससे हमें फुल मार्क्स प्राप्त हो। अब देखिए, पेज नंबर 39 पे सिक्स सम है। ओके, तो सिक्स सम है। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको सम्स? मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, पेज दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं मैं। तो छठा सवाल देखिए क्या है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो तो उस वर्ग के भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। देखिए सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है, उस वर्ग के भुजा की लंबाई और परिमिति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। अब कोई वर्ग है बच्चों, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें एक तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और दूसरी हमें उसकी परिमिति प्राप्त करनी है। ओके। तो आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, कई बार बताया है कि जब भी प्रश्न जो भी आता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और प्रश्न बिल्कुल मत लिखिएगा, सीधा आप सॉल्यूशन से शुरू करिए। अगर चित्र आवश्यक हो तो ही बनाइएगा, चित्र जब बोर्ड में बनाया हुआ रहता है तो हम उसको आंसर पेपर में नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। हमें उस वर्ग की भुजा की लंबाई चाहिए और परिमिति चाहिए। अच्छा, आप जानते हैं कि परिमिति परिमिति वर्ग जो है वो चतुर्भुज है, और एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी। अगर हमें भुजा मिल जाएगी बच्चों तो परिमिति हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि परिमिति, किसी भी चतुर्भुज की परिमिति का अर्थ होता है उसके चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो हमें भुजा मिलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम भुजा कैसे निकालते हैं, देखिए। तो एक फार्मूला है ऐसे, बहुत ही सिंपल सा, कि भुजा बराबर विकर्ण बटे कर्णी में दो। ठीक है बच्चों, भुजा बराबर विकर्ण बटे कर्णी में दो। अब जिसका जो भी मान हमें दिया है हम वहां पे रख देंगे। देखिए हमें पहले भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर विकर्ण का मान दिया है 10, तो हमने 10 लिख दिया बच्चों, और नीचे करनी में 2। ठीक है,
खाली जो विकर्ण का मान दिया था हमने विकर्ण का मान विकर्ण की जगह पे लिख दिया। अब देखिए भुजा बराबर, अब यहाँ पे जो हमें 10 बटे करनी में 2 मिली है, देखिए ये 10 इसका अंश है और ये हर है। और जब भी हमें हर करनी में ऐसे मिलती है तो हमें ऐसे प्रमेय का प्रमेयीकरण करना पड़ता है। और प्रमेयीकरण करते समय आपको पता है बच्चों कि ये 10 करनी में 2 हम लिख के ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में करनी में 2 से इस तरह से गुणा कर देंगे। मतलब हर वाली संख्या जो भी करनी में होगी उसी से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होती है, 10 गुणे करनी में 2। और आपको ये पता है कि करनी में 2 का करनी में 2 में गुणा करेंगे तो आंसर होगा 2, या करनी में 4। कुछ बच्चे करनी में 4 लिखते हैं फिर आगे जाके 4 का वर्गमूल 2 लिखते हैं, तो आप वो भी सही है, ये भी आप ऐसे कर सकते हो। करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में करेंगे तो 2 आंसर आएगा। और 2 से आप 10 को काट देंगे, 2 पच्चे 10। तो इस तरह से बच्चों भुजा बराबर मिलेगी 5 करनी में 2 सेमी। देखिए हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, परिमिति चाहिए। परिमिति, तो आप जानते हैं कि परिमिति का सूत्र क्या है, 4 गुणे भुजा। अब ये वर्ग की परिमिति, वर्ग मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में ही आपको कि वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, और चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ही परिमिति होता है। तो यहाँ पे चारों भुजाओं की लंबाई समान होने के नाते वर्ग की परिमिति का सूत्र है 4 गुणे भुजा, या 4 बार आप भुजाओं को जोड़ दो। तो मैंने 4 गुणे भुजा किया क्योंकि चार भुजाओं की लंबाई समान है। तो यहाँ पे हमें भुजा की लंबाई मिली है 5 करनी में 2। ठीक है बच्चों, मैंने भुजा की जगह पे भुजा का मान लिख दिया 5 करनी में 2। बीस करनी में 2 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों हमें वर्ग की परिमिति यहाँ पे प्राप्त हो गई 20√2 सेंटीमीटर। देखिए तो विकर्ण का मान 10 सेंटीमीटर दिया था, हमें भुजा चाहिए थी और परिमिति चाहिए थी। तो हमने यहाँ पे भुजा, हमने एक विशेष सूत्र लगाया जो सिर्फ वर्ग में ही लग सकता है। वर्ग की भुजा दी रहेगी, विकर्ण ज्ञात करना है तो, या विकर्ण दिया रहेगा भुजा ज्ञात करना है तो हम एक ही जो सिंपल सा फार्मूला है ये लगाएंगे। ओके, भुजा बराबर विकर्ण बटे करनी में 2। तो भुजा बराबर विकर्ण की जगह हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, नीचे करनी में 2 को एज इट इज रहने दिया। फिर मैंने इस प्रमेय का प्रमेयीकरण किया, हर का प्रमेयीकरण किया हमने। ओके, और हमें मिला 5 करनी में 2 सेंटीमीटर, ये भुजा का मान प्राप्त हुआ। फिर परिमिति, वर्ग की परिमिति 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का मान था 5 करनी में 2, और 5 चौका 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। कभी कभी बच्चे इस सवाल को हल करने के लिए पाइथागोरस का उपयोग भी करते हैं। ओके, तो पाइथागोरस का उपयोग करके भी आप इस सवाल को हल कर सकते हो। पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग करने से ये सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन आप उस फॉर्मूले का, पाइथागोरस का उपयोग करके भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं। ओके, अगर आपको आवश्यक हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं उसमें से। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे ही है। ओके, मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया, ओके किया हुआ है, आप देखिए उसको। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए वहां पे भी चित्र बना हुआ है। अब चित्र को आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों, 7th है, देखिए राइट साइड में चित्र बनाया गया है उसमें सवाल में, तो इसलिए मैं चित्र नहीं बना रहा हूं मैं। अब वहां पे देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है DFE। ठीक है बच्चों, और वहां पे समकोण शीर्ष बिंदु जो F है, वहां से एक FG रेखाखंड है जो कर्ण पर लंब है। ठीक है, और GD का मान 8 दिया हुआ है, FG का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो हमें कुछ रेखाखंड जो दिए गए उनके माप ज्ञात करने हैं।
जैसे EG, FD, EF इत्यादि का माप हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है वो चित्र देखते ही समय कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर जो रेखाखंड लंब खींची जाती है उसे हम लोग ओके ज्यामिति माध्य कहते हैं। समझे बच्चों? तो यहाँ पे देखिए ज्यामिति माध्य यहाँ पे दिया है FG, जिसका मान भी हमें दिया है 12, और ZD का मान 8 दिया है और EG का मान नहीं दिया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। स्टार्टिंग मैंने कहा कि जब चित्र बनाया हो पेपर में तो हम आंसर पेपर में चित्र नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं भी चित्र नहीं बना रहा हूँ, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है, जो दत्त है वो लिखेंगे। ओके, कि त्रिभुज DFE में, ओके, या इस त्रिभुज का आप जानते हैं त्रिभुज को कई नामों से हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज DFE लिखा। तो त्रिभुज DFE में देखिए कोण F बराबर 90 है और रेख FG लंब है कर्ण D पर, और ये कारण लिखेंगे बच्चों दत्त, ये दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज DFE में कोण F इक्वल टू 90 डिग्री, रेख FG लंब है कर्ण DE पर। तो जब भी ऐसा रहे तो यहाँ पे कंफर्म हम लोग ज्यामिति माध्य का फार्मूला लगाएंगे। और ज्यामिति माध्य का क्या है, यहाँ पे ज्यामिति माध्य है आपकी FG। तो FG का फार्मूला क्या होगा बच्चों, करनी में, ठीक है, GD गुणे GE, GE, ठीक है, GE लिखो, या वहां पे पूछा है EG इसलिए मैं EG लिख देता हूँ, GE EG। ओके, तो हर रेखाखंड का ऐसे दो तरह से नाम लिख सकते हो, या तो EG लिखिए या तो GE लिखिए। और यहाँ क्या लिखेंगे, ज्यामिति माध्य से, ज्यामिति माध्य से। ठीक है, अब हमने सूत्र लिख दिया बच्चों। सूत्र में जो भी मान हमें दिए गए हैं वो मान हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमें FG का मान दिया है तो हम FG का मान लिखेंगे, इधर पे 12 दिया है तो 12 लिख दिया। अब करनी के अंदर ZD का मान दिया है 8 इंटू EG। ठीक है बच्चों, EG, तो EG का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो EG को हम एज इट इज रहने देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे करनी है और हमें EG का मान चाहिए। ठीक है बच्चों, तो करनी हमें हटाना पड़ेगा। तो करनी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें दोनों पक्षों का वर्ग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर करनी के अंदर 8 इंटू EG, ओके, ब्रैकेट में स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। ठीक है बच्चों, अब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जब भी हम किसी करनी का वर्ग करते हैं जिसकी कोटि 2 हो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है घात, अर्थात करनी की कोटि 2 है, और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो करनी गायब हो जाएगी, तो 8 इंटू EG हो जाएगा, करनी गायब हो जाएगी। यहाँ तक समझा सबको? अब देखिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये 8 यहाँ पे देखिए राइट साइड में मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो गुणा हो जाएगा। सो 144 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू EG। अब हम 8 से क्या करेंगे, 144 को डिवाइड करेंगे, तो 8 का पहाड़ा आप लोग को आता ही होगा। तो 8 एकम 8, देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16 करेंगे तो 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 14 में से 8 गया तो 6 बचा बच्चों, तो यहाँ पे हो गया 64। ठीक है, तो 8 अठाए, देखिए 8 8 जा 64 होता है। सो 8 1 जा 8। ठीक है बच्चों, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, इधर 64 हो गया। सो 8 8 जा 16।
तो यहाँ पे आया इसी तरह से Eg का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 18 इकाई। तो हमें सबसे पहला Eg मिल गया, हमें Eg चाहिए था, तो हमें Eg प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों, 18 इकाई। अब हमें क्या सेकंड क्या चाहिए, हमें FD चाहिए। ओके, आप सवाल में देख रहे होंगे, तो मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, सम्स को ध्यान से फिर से देखिए। अभी हमें उसमें सेकंड क्या चाहिए, FD चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चित्र में FD आपको दिखाई देगा। अब देखिए FD हमें प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, FD प्राप्त करने के लिए तो हम एक छोटा सा जो त्रिभुज है हमारा वो लेंगे हम लोग, जिसका नाम है त्रिभुज FGD। ठीक है बच्चों, त्रिभुज FGD वो लेते हैं हम लोग ऐसे कि त्रिभुज FGD में, अब देखिए यहाँ पे जो कोण G है वो 90 डिग्री है, क्योंकि FG लंब है ना बच्चों, कर्ण कर्ण DE पर FG लंब है, तो कोण G का माप 90 अंश है। वो ऑलरेडी चित्र में दिया हुआ भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10। तो त्रिभुज FGD एक समकोण त्रिभुज है और उसमें दो भुजाओं का मान भी आपको दिया हुआ है, एक FG का मान दिया है, ठीक है, और GD का मान भी दिया हुआ है, और आपको FD का वैल्यू चाहिए। और FD क्या है, FD आप देखोगे तो समकोण के सामने का सम्मुख भुजा है, अर्थात वो कर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये भी बताया गया है कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से दो भुजा का मान दिया हो, तीसरा निकालने को कहे, तो डेफिनेटली पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारी FG, तो कर्ण का वर्ग बराबर, ओके, समकोण बनाने वाली भुजाओं की वर्गों का योगफल। तो यहाँ पे है समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक तो है आपको FG का वर्ग प्लस दूसरी है GD का वर्ग, और कारण लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस, ओके, प्रमेय से। ठीक है, ये रीजन लिख देंगे। अब देखिए इसमें भी, यहाँ पे भी हमने सूत्र लिख दिया, सूत्र में हम लोग दिए गए मानों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें FD का वैल्यू निकालना है, तो FD को एज इट इज रहने देंगे। अब FG का मान दिया है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 स्क्वायर प्लस GD का वैल्यू दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। ये ऑलरेडी चित्र में सवाल में दिया हुआ है मान, हमने और कहीं से नहीं लिखा है, ऑलरेडी डायग्राम में है। ओके, सवाल में लिखा हुआ है, तो हमने मान जो भी सूत्र में मान लिखकर उसमें मानों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब FD का वर्ग बराबर बच्चों 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग FG का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ओके, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में धन का चिन्ह है। तो 4 में 4 जोड़ा तो 8, ठीक है, 6 में 4 जोड़ दिया बच्चों तो 10 के 0, 1 हासिल, और 1 में 1 जोड़ दिया तो 2। तो यहाँ पे FD का वैल्यू मिला आपको, FD स्क्वायर का वैल्यू मिला 208, लेकिन हमें तो FD का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से देखिए वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्ग हट जाएगा और 208 करने के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 208 का तो वर्गमूल होता नहीं है पूरी तरह से, ओके, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 208 का। कभी बच्चों को शायद फैक्टराइजेशन भी समझ में नहीं आता कैसे किया जाता है, तो देखिए ये भी आप 8वीं में कर चुके हो, ऐसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों, फिर 2 से आएगा 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, 13 खाली खुद के पहाड़े में आता है, इसलिए 13 एकम 13, ठीक है। तो ये देखिए हमें गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो FD बराबर करनी के अंदर हम ये 208 की जगह पे ये हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। अब हम जानते हैं कि करनी के अंदर जिसकी कोटि 2 हो, जिस करनी की, तो उसमें जो संख्या डबल टाइम होती है, डबल बार होती है, उसको हम एक बार बाहर ले लेते हैं।
ये दो में से एक दो बाहर आ गया, ये दो में से भी एक दो बाहर आ गया, और 13 अकेला है इसलिए वो करनी के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसकी जोड़ी नहीं बनी। ठीक है बच्चों, इसलिए एफ डी इक्वल टू 4 करनी में 13 इकाई। तो देखिए यहाँ पे हमें एफ डी का वैल्यू भी प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। अब हमें इसी में एक और प्राप्त करना है रेखाखंड का मान जिसका नाम है ई एफ। ठीक है, ई एफ का वैल्यू भी हमें प्राप्त करना है। ओके, तो हाँ, स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए फिर से आप सवाल को। ठीक है बच्चों, देखिए उसमें हमें क्या चाहिए, हमें ई एफ का वैल्यू चाहिए। तो ई एफ अगर आप चित्र में देखोगे तो ई एफ किसकी भुजा है, तो यहाँ पे एक और समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है एफ जी ई। ओके, समकोण त्रिभुज एफ जी ई, तो इसकी भुजा का नाम है ई एफ। ठीक है, तो इस त्रिभुज में भी आप देखेंगे बच्चों तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज एफ जी ई, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज एफ जी ई। ठीक है, एफ जी ई में कोण जी बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इस त्रिभुज त्रिभुज एफ जी में ई में भी एक कोण 90 डिग्री है जो है जी। तो और इस त्रिभुज के अंदर भी तीन भुजा है, हर त्रिभुज में तीन भुजा होती है। तो और इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं का मान हमें प्राप्त है और तीसरी भुजा यहाँ पे भी निकालनी है, तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। ओके, और यहाँ पे कोण जी 90 अंश है और कोण जी 90 अंश के सामने की भुजा है ई एफ जिसे हम कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो ई एफ का वर्ग बराबर, ओके, समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग, तो एफ जी का वर्ग प्लस, ओके, जीई या ई जी का वर्ग, और कारण लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो हमने सूत्र लिख दिया पाइथागोरस का। अब इसमें दिए गए मानों को हम लोग रखेंगे। तो ई एफ का मान हमें नहीं पता है तो हम ई एफ को एज इट इज रहने दे रहे हैं। ई एफ का वर्ग बराबर एफ जी। अब एफ जी का मान हमें प्राप्त है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख दिए प्लस, ठीक है, एफ जी का मान हमने 12 लिख दिया। अब ईजी का मान, ईजी का मान देखिए हमने सबसे पहले इस सवाल को हल करते समय ईजी का मान निकाला था जो था 18, 18 था। ठीक है, ईजी का मान 18 निकाला था हमने, तो 18 ईजी की जगह पे रख दिया गया। अब ई एफ का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। ठीक है, अब ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस करेंगे। ओके, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, 4 में 4 जोड़ दिया तो 8, 2 में 4 जोड़ दिया गया तो 6 और 3 में 1 जोड़ दिया गया तो 4, 468 आया। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे 468 आया, तो हमें ई एफ स्क्वायर 468 आया, लेकिन हमें ई एफ का वैल्यू चाहिए। तो ई एफ का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे भी हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ का वर्ग हट जाएगा और ये करनी में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी फिर 468, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ पे भी हम इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके, तो 468 का हम फिर से वैसे ही करते हैं और निकालते हैं इसका गुणनखंड। देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पे भी 2 एक कम 2, 2 सते 14। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, बचा 11 में से 9 गया तो बच्चों 2 बजा, 27 हो गया, तो 3 नवा 27, फिर 3 से 3 एक कम 3, ओके, 3 त्रिका 9, फिर 13 क्या है, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा, खुद के पहाड़े में आएगा, तो 13 एक कम 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से
हमें 468 का भी गुणनखंड प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। जो भी ये फैक्टराइजेशन हमें प्राप्त हुआ गुणनखंड, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और आपको बताया गया है कि करनी के अंदर जिसकी कोटि 2 हो, ओके, उस करनी के अंदर जो संख्या 2 बार होती है वो एक बार बाहर आएगी। तो ये 2 की जोड़ी में से एक बाहर आ गई, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया बच्चों। और ये करनी में 13 एक ही बार है, इसलिए वो करनी के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हमें EF बराबर मिला 6√13 इकाई। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने ये 7वें सवाल को भी कंप्लीट किया। और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में करते जाना है। ओके, जहाँ पे जो चीज़ दिया गया है वो दत्त उसके आगे लिख के, और जो फार्मूला हम लगा रहे हैं वो फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखते भी जाएंगे कि हमने कौन सा फार्मूला यूज किया गया है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार अगर आपको मैंने कहा कि आवश्यक है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सॉरी। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से सिर्फ एक ही एक्सरसाइज एग्जाम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो और ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, कि इस साल अगर आप लोग चाहो तो बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप सभी सब्जेक्ट में। क्योंकि अभी मैथ्स का जैसे आपने देखा कि काफ़ी सिलेबस कम हुए हैं। अब जिस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग रिविजन तरह से कर रहे हैं, इसमें 2 एक्सरसाइज और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आ रहा है। तो कितना अच्छा लक है आप लोगों का। प्लस आप लोग का ऐसा भी है कि आपकी पढ़ाई भी कितनी मेहनत से की जा रही है, आप लोग को पढ़ाया भी जा रहा है, और आपके पास में इतना समय भी है कि आप घर पे ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे इस समय का उपयोग कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो खाली सिर्फ कोरोना कोरोना को लेके पड़े रहेंगे। तो प्लीज आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। एग्जाम आपको बहुत ही सरल लगेगा। सॉरी। अब हम लोग 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, 8वां सवाल क्या है उस पेज का। तो देखिए अभी बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है कि किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे चित्र नहीं बनाया है, तो आवश्यकता अनुसार मैं आपको चाहिए तो चित्र बना देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल सवाल और क्या हो सकता है बच्चों। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को सवाल नहीं समझ में आता है। देखिए एक आयत है, तो मैं एक आयत रफली बना रहा हूँ। एग्जैक्टली जितनी लंबाई चौड़ाई दी गई है उतना नहीं माप के बना रहा हूँ मैं, उतना माप के आपको बनाना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें बनाने को नहीं, हमें सॉल्व करने को दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक आयत है बच्चों, और इस आयत का मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे ABCD। हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसके सम्मुख भुजाएं भी जो होती हैं वो सर्वांग सम होती हैं। अब आयत की देखिए लंबाई दी है 35 सेंटीमीटर, तो ये 35 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई बच्चों दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमें आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए आयत का विकर्ण क्या होगा, हर आयत में 2 विकर्ण होते हैं। अभी जैसे एक BD होगी और एक AC होगी, तो मैं BD बना देता हूँ, और दोनों विकर्णों की लंबाई समान भी होगी। हाँ, तो हम या तो BD बनाए या AC बनाए। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे आयत के विकर्ण का माप चाहिए, और आयत की विकर्ण मैंने यहाँ पे आयत का विकर्ण BD बनाया हुआ है, AC भी हो सकता है। ओके, और दोनों में से कोई भी एक निकालोगे, आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें विकर्ण BD का मान चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, त्रिभुज DAB। ठीक है, या त्रिभुज BAD। इसमें देखेंगे कोण A 90 अंश है, बराबर है ना बच्चों। और ये अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में देखिए हर समकोण त्रिभुज में या हर त्रिभुज में 3 भुजा होती है। फिर देखिए यहाँ पे 2 भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है हमें, जो कर्ण है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे इसका, लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में कोण ए बराबर 90 अंश। कारण क्या लिखेंगे, आयत के कोण, आयत के कोण, है ना। ये कुछ बच्चे दत्त लिख देते हैं, तो दत्त कैसे आएगा बच्चों, क्योंकि ये तो आयत आयत लिखा था खाली एग्जाम में, उसमें सवाल में, तो ये आयत के कोण लिख दिया गया, जिससे समझ में आ जाएगा कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे कर्ण है बीडी, तो देखिए बीडी का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्गों का योगफल, सो एडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। कारण पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हमने सूत्र लिख दिया, अब इसमें हम मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बीडी का मान हमें नहीं प्राप्त है, तो बीडी को एज इट इज रहने देंगे। एडी का वैल्यू 12 है, इसलिए 12 का स्क्वायर, प्लस एबी का वैल्यू 35 है, इसलिए 35 का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बीडी का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144। अब 35 आ गया, यहाँ पे 35 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 35, कुछ बच्चे देखिए तो कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं। जब भी हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना होता है, तो उसी संख्या का उसी संख्या में हम गुणा कर देते हैं। देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी, ठीक है ना बच्चों। जब भी हमें किसी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना होता है, तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं। तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 2 17, करेक्ट है। 3 5 जा 15 का 5, ओके, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 10, ओके। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 5 7 5 12 के 2, एक हासिल, एक में एक जोड़ दिया गया 2, और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, सभी को समझ में आया। फिर से देखिए, जब भी हमें जिन संख्या का हमें वर्ग निकालना होता है, तो उसी का उसी में गुणा करते हैं। 5 5 25 के 5 2 हासिल, 5 3 15 2 17, ठीक है। फिर 3 5 15 के 5 1 हासिल, 3 3 का 9 और 1 10। फिर इनको हम प्लस कर देंगे, 5 7 में 5 प्लस किया तो 12 के 2 1 हासिल, एक एक में जोड़ दिया 2 हो गया बच्चों, और ये 1। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 1225, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3, और ये 1 बचा। इनको प्लस कर रहे हैं बच्चों, देखिए 5 को हमने 4 में प्लस किया तो 9 हो गया, और 2 में 4 को प्लस किया तो 6 हो गया, ठीक है। और फिर 2, ऐसे करके आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इस तरह से देखिए, ये 9, ये 6, ये 3 और ये 1, तो 1 3 6 9, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। अब बच्चों देखिए, हमें BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 मिला, ओके। तो 1369, अब हमें क्या BD का स्क्वायर मिला, लेकिन हमें BD का मान चाहिए, तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पे 1369 होगा, ओके। और यहाँ पे कारण लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ओके, वर्गमूल लेने पर। तो इस तरह से बच्चों BD इक्वल टू, अब 1369 का वर्गमूल क्या है, ओके। अब ये कैसे करेंगे बच्चों, तो इसका भी आप वही गुणनखंड निकालेंगे। आपको बताया कि जैसे अगर बड़ी संख्या का आपको वर्गमूल नहीं प्राप्त है, बड़ी संख्या का वर्गमूल नहीं प्राप्त है, तो हम उसका भी गुणनखंड निकालते हैं, ओके। तो इसका भी आपको बताता हूँ कि गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं इस तरफ 1369, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम इसको 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, हाँ 3 से कट होगा बच्चों, लास्ट में 9 है, तो या तो 3 से कट होगा, या तो ओके 7 से। एक्चुअली 1369, तो हम अगर हम 3 से करते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3 चौक का 12, एक बचा, ठीक है।
और 3 पचे 15, फिर एक बचा जो 3 से नहीं कट सकता, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे कट करेंगे, तो ये 7 से भी आप करेंगे तो भी नहीं होगा, अर्थात इसको हमें 30, एक्चुअली आप जानते हो जैसे 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, बराबर ना, तो ये 1369 है। तो 37 का 37, देखिए एक तो 33 को हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 होगा, बराबर है, और दूसरा 37 का 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 7 7 जा 49 9 होगा। ओके, तो 37 का एक्चुअली ये वर्गमूल है 1369, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग 37, अब मैं इसलिए इसको डिटेल में आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वर्गमूल कैसे निकालना है आपको सिखाया गया है पहले से। ओके, अब इसका वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पूरा बताते जाऊंगा, वही गुणनखंड निकालते जाएंगे तो आपको इस तरह से 37 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे आयत दिया था और आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, उसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हमने विकर्ण की लंबाई को प्राप्त किया आयत के, ठीक है। अब मैं, आप इसका भी आवश्यकता अनुसार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों, आप लोग 9वां सवाल देखेंगे, ठीक है। आप सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सम नंबर 9। और देखिए यहाँ पे सवाल में, सवाल लिखने के साथ साथ चित्र भी आपको बनाया गया है, चित्र बना के दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। ओके, जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो आप चित्र में क्या देख रहे हैं बच्चों 9th वाले सम में कि आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है PRQ, ठीक है, उसमें कोण R 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों की बिंदु M जो है वो भुजा QR का मध्य बिंदु है, ठीक है, भुजा QR का मध्य बिंदु है। तो इसको भी बच्चों हम पाइथागोरस के थ्योरम का उपयोग करके इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे सिद्ध करने को कह रहा है, तो सबसे पहले दिया क्या गया है वो हम लोग देखते हैं। दत्त, दत्त में हमें दिया, जो दिया गया रहता है हम लोग वो लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PRQ में कोण R बराबर 90 डिग्री दिया है बच्चों, ये दिया गया है, ठीक है। और क्या लिखा है कि बिंदु M, ओके, बिंदु M भुजा QR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये दत्त था। और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, उसे हम लोग साध्य लिखते हैं, जो हमें सिद्ध करना होता है। ओके, साध्य क्या करना है हमें यहाँ पे कि PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दत्त ये हो गया, साध्य लिख दिया। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। ध्यान रहे एग्जाम में बच्चों आपको दत्त के ऊपर आधा मार्क मिलता है, आधा मार्क साध्य के ऊपर मिलता है। ओके, बाकी बचे हुए मार्क्स आपको उपपत्ति के ऊपर मिलते हैं अगर रचना की आवश्यकता नहीं हो तो। ओके, तो देखिए दत्त आधा मार्क, साध्य आधा मार्क, 1 मार्क आपको सवाल से ही मिल जाता है, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर बनाया हुआ है तो। अगर नहीं बनाया है तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा और उस पर भी आपको आधा मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग उपपत्ति करते हैं। तो देखिए हमें यह सिद्ध करना है बच्चों, तो आपको बताया कि वहां पे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, जिसका नाम है त्रिभुज PRQ। और त्रिभुज PRQ में बच्चों हमने क्या देखा कि कोण R बराबर 90 अंश है, ठीक है। तो ये दत्त लिख दिया हमने क्योंकि दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कर्ण है PQ, तो फार्मूला क्या लगेगा, PQ का स्क्वायर बराबर PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग। कारण लिख दिया बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं जो छोटा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है PRM। त्रिभुज PRM में हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे भी R 90 डिग्री है, तो समकोण शीर्ष बिंदु है वो कॉमन है। और ये भी दत्त लिख दिया कि कोण R बराबर 90 अंश।
अब बच्चों यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो आप जानते हो कि पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग जैसे पीएम है, तो पीएम का वर्ग बराबर होगा आपका पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। कारण लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। आपको क्या लिखा है कि बिंदु M जो है बच्चों, बिंदु M वो भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब बिंदु M क्यू आर का मध्य बिंदु होगा तो जो आर एम और एम क्यू है ये दोनों बराबर होंगे और दोनों क्यू आर के आधे होंगे। तो जो आर एम है वो क्या होगा बच्चों, आधा होगा किसका, क्यू आर का। रेखाखंड आर एम जो है वो क्यू आर का क्या होगा, आधा होगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बिंदु M ओके भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमें आर एम का वैल्यू क्या मिला, 1/2 क्यू आर। तो अब ये समीकरण नंबर 2 में देखिए जो आर एम है बच्चों, आर एम की जगह पे हम लोग आर एम का मान रख देंगे। तो आर एम का मान क्या है, 1/2 गुणे क्यू आर। ओके, तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए पी एम का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस ये जो आर एम है, आर एम की जगह पे हम लोग 1/2 गुणे क्यू आर लिख दिए। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण ओके 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से। पांचवा स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, देखिए पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। ओके, और क्यू आर का वर्ग क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बटे में 4 है, तो जब भी बटे में 4 होता है तो बटे में 4 जो भी संख्या बटे में होती है उसको हटाने के लिए हमें उसका उल्टा गुणा करना पड़ता है। तो ये बटे, क्योंकि हमें देखिए आंसर में कहीं पे भी बटे में 4 नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों को मिला के टोटल 3 पद है, तीनों पदों में हम लोग 4 से गुणा करेंगे। तो 4 गुणे पी एम स्क्वायर बराबर 4 गुणे पी आर स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1/4 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों ये 4 4 इस तरह से कट जाता है। तो सातवां लाइन हमें क्या मिलता है, 4 पी एम स्क्वायर बराबर 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये समझ में आया बच्चों सबको, मैंने सब स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं। इसके बाद में बच्चों आठवां स्टेटमेंट देखिए, 4 पी एम स्क्वायर, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 4 पी आर स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए पहला वाला समीकरण देखिए, पहला समीकरण में क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अगर आपको क्यू आर का मान चाहिए बच्चों, तो जो पी आर है वो जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्यू आर की जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो समीकरण ओके समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पे नाइन्थ क्या होगा, देखिए 4 पी एम का स्क्वायर बराबर 4 पी आर स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट हटा देते हैं हम, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों की, यहाँ पे 4 पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक माइनस 1 पी आर स्क्वायर है, तो 4 पी आर में से 1 पी आर माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 पी एम का स्क्वायर इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर। 3 पी आर कैसे आया, क्योंकि 3 पी आर स्क्वायर में से 1 पी आर स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हमें पी क्यू, अभी हमें आंसर में क्या चाहिए कि पी क्यू स्क्वायर एक तरफ अकेला चाहिए, तो पी क्यू स्क्वायर को वहां अकेला छोड़ते हैं। तो ये जो पार्ट है 3 पी आर स्क्वायर, इसको इस तरफ लाते हैं, लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां पे प्लस है। तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखिए वहां पे वो अकेला बचा। अब इसको आप सीधा कर दीजिए, इसलिए पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू मिला आपको 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको देखिए जो प्रूफ चाहिए था वो प्रूफ प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसे देख लीजिए, मैंने काफी कुछ सवाल
इसमें बताया आपको कि एग्जाम में कैसे लिखने हैं, क्या क्या करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। अब अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्रश्न कर सकते हो, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बच्चों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का या किसी भी सवाल में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। दिनेश सर, शाहबाज बच्चों। शाहबाज माइक चालू करो। यस सर, ये दत्त और कर्ण में अंतर क्या होता है? मतलब एक जगह आप बोले कि दत्त लिखना है और एक जगह बोले कि नहीं लिखना है। कर्ण यानी कि करनी हो गया बीच से, और ये दत्त का मायने क्या रुक होता है? उधर ही रहे बेटा। हाँ, क्या बोल जी, रहे हो बेटा, क्या? हेलो। देखिए, हेलो सबसे पहली बात, दत्त का तो मतलब ये होता है बेटा कि प्रश्न में जो दिया गया है उसको हम लोग सर, दत्त आवाज़ बोलते हैं। बहुत आ रही है। सॉरी। हेलो। हेलो, मुझे जी आपकी सर, आवाज। आप। हाँ, बोलिए ना। हाँ जी, बोलिए। अभी आवाज़ मैं क्लियर आ क्या रही बोल है रहा हूँ अभी। बेटा कि दत्त का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे दत्त मैंने लिखा है, देखिए सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। दत्त का अर्थ होता है कि प्रश्न में जो चीज दिया गया रहता है, जैसे त्रिभुज पी आर क्यू हाँ, में कोण आर 90 अंश ऑलरेडी दिया था, इसलिए लिया। उसको दत्त लिखा क्योंकि वो दिया गया है। जो प्रश्न में चित्र में दिया गया रहता है उसी को हम दत्त कहते हैं, इंग्लिश में उसको गिवन कहते हैं। दत्त मतलब ये ऑलरेडी हमको दिया गया है। अभी देखिए, ये दिया नहीं गया था, इसलिए इसका कारण लिखा कि ये पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा आया कि जब भी आया। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो तो वहां पे हम इस तरह से पाइथागोरस का उपयोग कर सकते हैं। समझे बच्चे? थैंक्स सर। ओके। और किसी को कोई प्रश्न? नो थैंक्स। और भी किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी? पूजा निशान माइक चालू करो। ओके बेटा। पूजा निशान माइक चालू करो। हाँ बेटा, पूजा बोलिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? और किसी को कुछ पूछना है? हाथ उठाओ बेटा। अरे, किसी को, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछिए बच्चों। इसलिए मैंने कहा था कि प्रत्येक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट, मतलब सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो अब आप अंत में पूछ सकते हैं, जहां भी आपको कोई भी डिफिकल्टी हो या समझ में नहीं आया हो। ठीक है सर, लेक्चर फिनिश कर दो। ओके सर।